हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष बॉटनी में, जहां आप बॉटनी से संबंधित वीडियोज लेक्चर्स देखते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी के लिहाज से, चाहे वो कोई कंपटीशन क्लासेस हो या कोई कंप्यूटर एग्जाम हो या फिर बीएससी बॉटनी या जूलॉजी, 11th-12th के लिए भी और एनवायरमेंटल साइंस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसे हम हिंदी में हरित गृह प्रभाव कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव। ये होता क्या है एक्चुअली? हरित गृह प्रभाव क्या होता है, इसको आज हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो हरित गृह प्रभाव क्या होता है? देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर की तरफ यानी कि जो वायुमंडल है, इसमें 4 परतें पाई जाती हैं या 5, कहीं पर 4 हैं, किसी बुक में 5 हैं। तो वो जो परतें होती है उनमें सबसे नीचे की परत जो होती है ट्रोपोस्फियर, या इसको हम कहते हैं क्षोभमंडल। ये है क्षोभमंडल, जो लगभग पृथ्वी से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। ये इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग 16 किलोमीटर है। इस ऊंचाई तक जितने भी मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं वो सब इसी के अंदर होते हैं। अब ये जो मौसम संबंधी परिवर्तन है, इन्हीं से संबंधित अगर देखा जाए तो हरित गृह प्रभाव है, तो ये भी इसी के नीचे वाली परत में ही होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर ग्रीन हाउस प्रभाव ना हो तो हमारी इस पृथ्वी का तापमान लगभग -18 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा, यानी कि ये हमारे रहने लायक नहीं रहेगी। ग्रीन हाउस प्रभाव है तो ये पृथ्वी हमारे रहने लायक है। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होगा तो इस पृथ्वी पर हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। अब ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ये मोस्टली 3 चीजों की वजह से होता है। एक तो बढ़ती हुई CO2 सांद्रता, CO2 कंसंट्रेशन, दूसरा वाटर वेपर यानी कि जो जलवाष्प होती है वो जलवाष्प, और तीसरी एक गैस है जिसका नाम होता है मीथेन। इन तीनों चीजों की वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ये मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस है जिसका सबसे ज्यादा योगदान होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, वो है मीथेन और CO2। देखो, जब वायुमंडल में कोई भी क्रिया होती है जिससे CO2 का प्रोडक्शन हो, जिससे क्या हो, CO2 का प्रोडक्शन हो, तो वो CO2 जो है वो इस जगह पर आके यहाँ पर आके रुकती है। यानी कि पृथ्वी से ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से तो ऊपर चले जाते हैं, आपने देखा धुआं ऊपर निकलता उठता है, लेकिन ये ट्रोपोस्फियर के नीचे जमा होता है यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर। अब जब सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं सूर्य से निकलकर, ठीक है, सूर्य की किरणें जब हमारी पृथ्वी पर आती हैं तो वो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को क्रॉस करके हमारी पृथ्वी तक आती है। ये है सनरेज, सूर्य की किरणें, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि बीच में अटक जाए, जो अटकने वाली किरणें होती है वो अलग होती है, लेकिन जो हम दृश्य प्रकाश जो हम अपने आसपास देखते हैं वो पूरा प्रकाश सूर्य की किरणों से निकल करके हमारी पृथ्वी की सतह पर आता है। कुछ प्रकाश की मात्रा अवशोषित कर ली जाती है, कुछ प्रकाश की मात्रा वापस परावर्तित कर दी जाती है। अब देखो, इसमें ये आप सभी जानते हैं कि कभी भी 100% प्रकाश का अवशोषण हमारी पृथ्वी के द्वारा नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता। अब हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे प्रकाश का परावर्तन होता है। तो मोस्टली ये समझो कि ज्यादातर जो प्रकाश होता है उसका परावर्तन होता है, ठीक है। अब देखो कि जब प्रकाश
एनवायरमेंट से ऊपर से नीचे आ रहा है। यानी कि जब कोई किरणें या जब वो किरणें, सूर्य की किरणें सूर्य से निकलकर डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर आ रही है, तब उनकी इंटेंसिटी कुछ और होती है। यानी कि उनका जो वेग होता है वो प्रकाश का वेग होता है, जो भी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। लेकिन जब वो वापस परावर्तित होकर जाती है तो उनकी जो गति है या उनकी जो वेलोसिटी है वो बदल जाती है। उतने वेग से नहीं जाएंगी जितने वेग से वो पृथ्वी पर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर वेग में अंतर हो जाता है। जब वो वेग में अंतर हो जाता है तो ये पृथ्वी की जो सतह है, इसके ऊपर जो CO2 की लेयर यहाँ पर लगी हुई है पृथ्वी के चारों ओर, इस CO2 की लेयर के नीचे ही रह जाती है यहाँ पर, ठीक है। और एक नई लेयर बन जाती है जो हमारी सन रेंज की है। ये भैया, ये नई लेयर बन गई किसके नीचे? CO2 के नीचे। यहाँ हम ये कहें कि CO2 की लेयर के द्वारा ये अवशोषित होती है, कुछ भी कहो, लेकिन एक लेयर बन जाती है, ठीक है। ये लेयर अब हमारी पृथ्वी की जो किरणें होती है ना, जब आगे निकल नहीं रही है तो CO2 की परत के नीचे ही रह रही है। इसका मतलब है कि अब ये पृथ्वी का जो तापमान है उसको बढ़ाती है, ठीक है। अगर ये मान लो ऊपर निकल जाए, CO2 ना हो, एक बात समझो, इस पृथ्वी पर से अगर CO2 कम हो जाए या CO2 बैलेंस में हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये किरणें जो आएंगी ना नीचे, ये परावर्तित होंगी, इनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेकिन ये CO2 की परत के नीचे नहीं रुकेंगी, ये एनवायरमेंट में कहीं चली जाएंगी। और जो एनवायरमेंट तो बहुत बड़ा है, फिर इनका अवशोषण कर लिया जाएगा और ये इतना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जब ये CO2 की परत के नीचे आ जाती है यहाँ पर, तो CO2 की परत के नीचे ये गैस, इनकी जो जलवाष्प भी होती है, यहाँ पर CO2 भी है, तो ये इसके नीचे यहाँ पर एक लेयरिंग करती है और प्रकाश जो है वो कभी ऊपर नहीं जा पाता है, प्रकाश भी यहीं तक रह जाता है। तो इस कंडीशन में जो हमारी औसत तापमान है पृथ्वी का वो बढ़ जाता है। तो इसको बढ़ाने में जो -80°C बता रहा था मैं, इससे और लगभग जो अपना औसत तापमान है वो 15°C है। प्लस में है ये 15, माइनस में नहीं है। 15°C जो होता है वो इस ग्रीन हाउस की वजह से ही होता है, ठीक है। अब एक और शब्द है इससे संबंधित जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये वर्ड भी आपने खूब सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग या विश्व तपन। ग्लोबल वार्मिंग या विश्व तपन, ठीक। इसे हम ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा देते हैं। क्या होता है तो यही चीज, ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही ग्लोबल वार्मिंग या विश्व तपन हो रहा है। क्योंकि अलग अलग देशों में CO2 को उत्सर्जित करने की या कार्बन को उत्सर्जित करने की क्षमता या कैपेसिटी, या हम ये कहें कि भाई जो उनकी दर है वो अलग अलग है। किसी जगह पर ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस हो रही है तो कहीं पर कम हो रही है, कहीं पर ज़्यादा मात्रा में मेथेन निकल रही है तो कहीं पर कुछ कम मात्रा में निकल रही है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग होती है। तो ऐसी कंडीशन में CO2 की मात्रा तो पूरी संसार पर है, ये पृथ्वी है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग देश लगे हुए हैं, सभी अपने अपने CO2 एमिट कर रहे हैं, उत्सर्जित कर रहे हैं, एनवायरमेंट में जा रही है। अब वही है कि वो एनवायरमेंट में ना जा करके जो क्षोभ मंडल है उसके नीचे ही जो CO2 के लेयर है वो अटक जाती है। अब हर जगह पर लगभग मोस्टली जो कंट्रीज हैं जो बसे हुए हैं उनमें कहीं पर उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है तो कहीं पर उपोष्ण होती है। तो उस कंडीशन से सूर्य की किरणें तो पूरी पृथ्वी पर आती ही है और वो आने के बाद दोबारा से वापस भी जाती है। तो वापस जाने के बाद क्या है, ये यहीं पर रुकती है, यानी कि CO2 की जो लेयर है उसके द्वारा रोक ली जाती है। तो ऐसा पूरे संसार में हो रहा है। तो पूरे संसार में हो रहा है तो उससे क्या है कि पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ गया है, 0.5°C से 1°C तक तापमान बढ़ गया है।
तो इस 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बढ़ने को ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या विश्व तापमान। अब इसकी समस्या क्या है, इससे क्या क्या समस्या पैदा हो सकती है? देखो, एक तो इससे समस्या पैदा होती है कि बारिश नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है जो बना हुआ है वो सिस्टम बिगड़ जाता है। मानसून का जो सिस्टम आता है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि मानसून जो है वो उड़ते हैं अपने जलाशयों से या बंगाल की खाड़ी से या सागर से। इनका तापमान जब बढ़ जाएगा तो फिर वो जो सतह है वहाँ जो गर्म हवाएं निकलेंगी फिर वो पानी का एक उठाव नहीं कर पाएंगी और मानसून जो है वो हल्का रहता है, ठीक है। दूसरी बात कि इसके तापमान, पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जो ग्लेशियर जमे रहते हैं, इनको उनको बरसों हो गई है लेकिन वो तब पिघले नहीं है, उन ग्लेशियर्स से जल यानी कि बर्फ का पिघलना शुरू हो गया है। तो वो ग्लेशियर्स की वजह से अब हमारी पृथ्वी पर जो जलाशय हैं, जैसे सागर हैं, नदियां हैं, उनमें पानी का बहाव बढ़ गया है। तो उसके किनारे जो बसे हुए लोग हैं, ये जो नगर है, जो शहर बसे हुए हैं, उनको थोड़ा सा खतरा पैदा हो गया है, ठीक है। अब ये समस्या पैदा कैसे होती है? देखो, इस समस्या के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है बल्कि हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। एक तो हमारा बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण, बढ़ता हुआ नगरीकरण। हम कह रहे हैं भाई हमारा विकास हो रहा है, ठीक है। अब बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, राजमार्ग निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन रही है, स्मार्ट सिटीज बन रही है। क्या वो हमारे लिए लाभदायक है? वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। ये हमारे एनवायरनमेंट को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। हम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमको वैसे तो विकास चाहिए, लेकिन जब इसके साइड इफेक्ट हम देखेंगे, जब कोई राजमार्ग निकलता है या कोई एक्सप्रेसवे निकलता है तो कितने हेक्टेयर भूमि का लॉस होता है, कितने वृक्षों का लॉस होता है, उसमें उगने वाली कितनी पैदावार या कितने प्लांट्स, कितनी फसल बोई जाती थी, उसका लॉस होता है। तो जब वो फसल हजारों हेक्टेयर भूमि जब चली जाती है तो उसमें कितना लॉस, कितने पेड़ कटेंगे। अब उतना प्रोडक्शन या उतना हम प्लांटेशन नहीं कर पाते जितना बिगड़ जाता है। तो ये भी हमारे लिए जिम्मेदार है। डिफोरेस्टेशन, हम जंगलों की कटाई तो कर रहे हैं, ठीक है, हमको जंगलों की कटाई करने की लकड़ी चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या को हर चीज चाहिए, लकड़ी चाहिए, क्योंकि मकान बनवा रहे हैं तो उसमें लगने के लिए लकड़ी चाहिए, ठीक है। तो लकड़ी कहाँ से आएगी? तो लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी के लिए हमको डिफोरेस्टेशन यानी कि वृक्षों को काटना पड़ेगा, जंगलों को काटना पड़ेगा, वनों को काटना पड़ेगा। तो जब वनों को काटेंगे हम तो सीधी सी बात है कि जब पादप ही कम हो जाएंगे तो CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो एनवायरनमेंट में बढ़ती जाएगी। तो जो टेम्परेचर है वो हमारी अर्थ का वो लगातार इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में भी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा होती है। एक हमारे जो डेली लाइफ है, जैसे हम ईंधन जलाते हैं, चाहे वो कोई भी ईंधन हो, चाहे वो बस में हो, चाहे वो ट्रक की कोई ट्रांसपोर्ट के व्हीकल हो, या आपके सुपरसोनिक जेट हो, या रेलवे के इंजन हो। ज़्यादातर वैसे आज इलेक्ट्रिकल कर दिया लेकिन फिर भी अभी चल रहा है को अगर डीजल वाले लोकोमोटिव। तो ये सब भी CO2 की मात्रा को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ा रहे हैं। तो जब बढ़ा रहे हैं ना तो उस कंडीशन में भी CO2 बढ़ रही है तो उससे भी विश्व तापमान पैदा होगा। तो कई बार आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा ये समस्या आती है कि वहाँ पर फॉग इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये नवंबर, हाँ एक चीज जो किसान, ये इसका सीधा एग्जाम्पल है। किसान जब चावल पैदा करता है तो चावल पैदा करने के बाद जो उसका भूसा बचता है धान निकालने के बाद, उस भूसे को हम कहते हैं पराली, ठीक है। वो एक्स्ट्रा है, चावल का भूसा का हो या चावल का जो वेस्ट है वो होता है पराली। तो जब पंजाब में वो या हरियाणा में पराली को जलाता है, पराली को जलाने के उसी समय पर नवंबर होता है,
तो वो सीधा जो धुआं है ना वो दिल्ली की तरफ रुख करता है और दिल्ली पर एक घना कोहरा छा जाता है। उस कंडीशन में विजिबिलिटी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट में CO2 अचानक से बढ़ रही है। एक तो धीरे धीरे बढ़े, एक अचानक बढ़े तो सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन हो जाती है और भी कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। उस समय फिर कृत्रिम बारिश करवाते हैं या फिर इस तरह की, ताकि वो जो CO2 जो एनवायरनमेंट के अंदर घुली हुई है वो एकदम से नीचे आ जाए, जमीन पर आ जाए, ठीक है, और जो वहां की जो एयर है वो साफ हो जाए। तो इस तरह से एनवायरनमेंट की CO2 को भी हम कम कर सकते हैं। बाकी इसका मेन इफेक्ट तो यही है भाई कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, ठीक है, कम से कम ईंधन को जलाओ, या ये कहो कि भाई कम से कम एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन करो, ताकि हमारा एनवायरनमेंट शुद्ध रहेगा तो हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे और हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे। विश्व तपन जैसी समस्याओं का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये आज का हमारा टॉपिक था, ये है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप उसको मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।